कैसे हो आप सब लोग। हम लोगों ने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम लोग ने रेडबर्ग्स फॉर्मूला के बारे में भी पढ़ा था। होपफुली तुम्हारे को वो टॉपिक क्लियर होगा। आज जैसा कि तुम लोग बोर्ड पर देख रहे हो, मैंने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में लिखा हुआ है। 9th क्लास में तुम लोग ये सारे मॉडल्स पढ़ के आए हो। थॉमसन का मॉडल भी पढ़ा था, जिसको तुम लोग प्लम पुडिंग वाला मॉडल बोलते थे। तुम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा, इसकी लिमिटेशंस भी पढ़ी है। देन हमारे पास बोहर का एक्सपेरिमेंट भी आया था, जिसमें तुमने KLMN शेल किए थे। आज की हमारी क्लास में हम लोग रदरफोर्ड मॉडल, इसकी लिमिटेशन और बोहर मॉडल के ऊपर काम करने वाले हैं। रदरफोर्ड के मॉडल को तुम लोग अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट भी बोलते हो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। या मैं बात करूं, रदरफोर्ड के मॉडल से तुम लोगों के पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो सारा का सारा कंक्लूजन है तुम्हारे रदरफोर्ड मॉडल का। समझाने के बाद तुम्हारे को टाइम दूंगी मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल उठाया था। अल्फा पार्टिकल उसने जो उठाया था वो था रेडियम। फाइन। अब उसने क्या किया, एक साइड पर अल्फा पार्टिकल उठाया और अल्फा पार्टिकल को पास करवाया उसने, किसके पास लेके गया, जिंक ZnS की स्क्रीन के पास, और उसके बीच में एक गोल्ड की फॉयल रखी थी। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब उसने देखा क्या, जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल को पास करवाया, एक स्लिट होती है इस हिसाब से, छोटा सा होल टाइप का होता है। उस स्लिट से जब उसने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करवाया, मतलब उसने पास करवाया, तब उसने क्या देखा, कुछ पार्टिकल्स जो थे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स जो थे, रेडियम से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल के आ रहे थे, वो काफी हद तक सीधे पास कर रहे थे, सीधे ही जाए जा रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थ्रू द फॉयल पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अल्फा पार्टिकल आए, वो बिल्कुल सीधा अपना रास्ता पास करते गए। ठीक। और दूसरी चीज, अल्फा पार्टिकल के अगर बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इट कैन बी योर हीलियम ऑल्सो। जो तुम क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स में, जो 12वीं की दूसरी किताब है, उसमें 3 चैप्टर्स आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, उसमें ये सारी चीजें तुम लोग दोबारा से पढ़ने वाले हो। अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल का नाम आते साथ यहां तो उसने रेडियम उठाया था। अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है, इधर फिजिक्स में आता है, इधर केमिस्ट्री में आता है, एंड दे टॉक अबाउट अल्फा पार्टिकल, तो तुम लोगे हीलियम। इतना पॉइंट क्लियर है। अल्फा पार्टिकल के टाइम पर तुम कंसीडर करोगे हीलियम को। ये तो उसका सेटअप था। ठीक है, ये तो उसका सेटअप था। उसने रेडियम लिया, उसने थिन फॉयल ली गोल्ड की, और उसने क्या देखा, रेडियम से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल के जा रहे थे, काफी हद तक तो वो बड़े आराम से सीधे जा रहे थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, काफी हद तक पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे जा रहे थे। चलो ठीक है, फिर उसने क्या देखा, बहुत कम पार्टिकल किसी छोटे से एंगल पर, मतलब चलता गया पार्टिकल, जाना उसको सीधा था, बट उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, अब होता क्या, मेरी बात समझो। तुम लोग व्हीकल चलाते हो, तुम सारे बच्चे इस टाइम स्कूटर चलाते हो, साइकिल चलाते हो। जब सामने एक गड्ढा आता है, समझाना, जब सामने एक गड्ढा आ गया तो तुम क्या करोगे, उस गड्ढे के अंदर तो नहीं जाओगे, तुम थोड़ा सा साइड होके बिल्कुल सीधे निकल जाओगे। ऐसे ही होता है। तो मोस्टली जब सामने एक गड्ढा आया, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ तुम लोग बच्चे साइड से बिल्कुल सीधा चले गए, बिल्कुल सीधा। तुमने थोड़ी देर पे देखा, स्कूटर चला रहे हो, तुमने देखा भाई आगे गड्ढा है, अब गड्ढा है, हम गड्ढे के अंदर तो नहीं जाके गिरेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम लोग साइड से बिल्कुल सीधा चले जाएंगे। ठीक है, वही काम यहाँ पर हुआ। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल ऐसे सीधा चले गए। कुछ ने क्या देखा, चल रहा था, उसको पहले गड्ढे का पता नहीं चला। जैसे उसने गड्ढा देखा, उसने देखा कि भाई मैं तो यहाँ पर गिर जाऊंगा, तो उसने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया। उसने क्या किया, कुछ ने अपना
रास्ता बदल लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब तीसरी चीज़, तीसरी तरह के लोग क्या होते हैं जिनको गड्ढा दिखता ही नहीं है, वो क्या करते हैं, अरे बाबा गड्ढा आ गया वापस मुड़ जाओ, वो तो ऑब्वियस ही बात है बीच में गिरेंगे। बट अल्फा पार्टिकल ने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सामने चल रहे थे, जिनको गड्ढा नहीं दिख रहा था, उन्होंने जैसे देखा आगे गड्ढा है, वो बिल्कुल पीछे की तरफ बाउंस बैक हो गए। भाई मुझे तो नहीं आगे जाना, मैं तो चला वापस। समझे, कुछ बच्चे भी ऐसे से होते हैं, भाई तू जाके मैडम को कोई चीज़ बोल, किसी टीचर को पटाना है, भाई तुम बोलो तुम बोलो। अब क्या हुआ, तुम क्लास में अंदर एंटर किए, अरे बाबा मैं नहीं जाता मैं नहीं जाता। अब जो गया उसने क्या किया, भाई मैडम आ गई है भागो पीछे। ऐसा सा अल्फा पार्टिकल के साथ में हुआ था, ऐसा सा डेली रूटीन में हमारे को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सीधी बात है भाई, तुम लोग ये नहीं देख सकते, बहुत पुरानी बात है, तुम लोगों ने न्यूक्लियस नहीं डिस्कवर किया, तो हमारे को एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन से सोचना पड़ेगा भी एक्चुअली हुआ क्या होगा। हमें अपनी इमेजिनेशंस खोलनी पड़ेगी बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स, अपनी फैंटेसीज को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने जब ये पूरा का पूरा सेटअप किया, उसने क्या देखा, मोस्टली जो रेडियम से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो मैं इतनी देर से अल्फा पार्टिकल वर्ड बोल रही थी ना, अल्फा पार्टिकल, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। और अगर कहीं पर कोई स्पेसिफिक अल्फा पार्टिकल नहीं दिया गया तो हम क्या लेंगे नाम, हीलियम कंसिडर करेंगे। हीलियम इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल। फाइन, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल विद इन एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, वो अपने रास्ते पर सीधा चले गए। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने देखा भी आगे गड्ढा आ गया, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो कर दी, और कुछ सीधे चल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, कुछ पार्टिकल जो सीधे चल रहे थे उन्होंने क्या देखा, भाई आगे तो गड्ढा है, बिल्कुल वापिस हो जाओ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वापिस क्यों हुए, क्या कारण था इनके वापस होने का। अल्फा पार्टिकल जो थे ना, वो थे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, मतलब यार जो बिल्कुल सीधे आ रहे हैं, जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाए, जो बिल्कुल सीधे आ रहे हैं, ये पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स है ना, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वाले। अब इनको बिल्कुल सामने अगर पॉजिटिव दिखेगा तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर क्या हुआ, नो डाउट बच्चे, ये जो जा रहा था ये भी पॉजिटिव था, बट ये इस वाले गोल्ड के न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव था उससे दूर था, इसलिए ये सीधा चला गया। ये जो प्लस का साइन बनाया ना, ये मेरे पास एट एंड आ जाएगा गोल्ड का। गोल्ड के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, जो आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो भी तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आया, जो इस वाले पॉजिटिव से दूर था वो सीधा चला गया, और जो बिल्कुल सामने से आ रहा था उसने देखा भी आगे भी पॉजिटिव है, वो बाउंस बैक हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जब हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल के पास लेके जा रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जैसे हम अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल के पास लेके जा रहे थे, तो कुछ तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए, कोई चक्कर ही नहीं है यार। कुछ ने क्या किया, आगे पॉजिटिव है, रास्ता टर्न कर लिया। कुछ ने क्या किया, बिल्कुल सीधे आ रहे थे, उन्होंने देखा अरे बाबा ये तो पॉजिटिव चार्ज है, वो बिल्कुल ही 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो गए। ये 3 ऑब्जर्वेशन थी तुम्हारे पास रदरफोर्ड की। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन से उसने क्या चीज नोटिस की, उसको कैसे पता चला कि भाई कुछ तो चीज है, कुछ तो है जिसने इसको 180 पर डिफ्लेक्ट करवाया है। अच्छे खासे बाहर को जा रहे थे, ऐसा क्या हुआ होगा। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल विद एनी डिफ्लेक्शन, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम एम्प्टी स्पेस। ठीक है ना, तो वो एम्प्टी स्पेस कौन सी है, ये वाली जो न्यूक्लियस वाली
नहीं है। फिर few alpha particles are deflected back when they strike some heavier body inside the atom। उन्होंने क्या देखा भाई, डिफ्लेक्ट बैक हो गए। क्यों हुए? उसने सोचा भाई डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो भारी चीज आई है सामने, भारी चीज आई है तभी वो डिफ्लेक्ट बैक हुए हैं। तो जो छोटे छोटे हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विद इन द एटम थी, वो क्या थी भाई? वो थी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स थे। तो जब अल्फा पार्टिकल जो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, जब उन्होंने सामने बिल्कुल अपनी सीध पर प्रोटॉन्स देखे, तो ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन भी अंदर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इसके पास नहीं जाएगा, रिपल्शन होगी और 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो गए। जिससे क्या पता चला कि भाई जो सीधे जा रहे थे, दैट मीन्स एटम के अंदर कोई तो भारी चीज एग्जिस्ट कर रही है ना, एटम के अंदर कुछ तो है। वो कुछ क्या था? वो था तुम्हारा न्यूक्लियस था। ठीक है, ये था मेरे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे इसके लिमिटेशन पर काम करने वाले हैं। फाइन बच्चों, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब बोर्ड पर लिखी है मैंने लिमिटेशन रदरफोर्ड की। लिखी मैंने एक लिमिटेशन है, एक्चुअल में थी इसकी 3 लिमिटेशंस। सबसे मेन लिमिटेशन जो थी वो थी इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कहाँ पर फेल हुआ? रदरफोर्ड ने क्या बोला तुम्हारे पास कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने। अगर उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, मतलब रदरफोर्ड ने बोला जो भी एक एटम है, जो भी एक एटम है उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फाइन, रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने अगर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, उससे पहले थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में बात कर ली थी। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि हमारे पास कोई भी एक एटम है, उसके अंदर था न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसके आसपास कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक पाथ पर। कैसे? जैसे हमारे पास है सोलर सिस्टम, सन है, सन के आसपास प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, उसी तरह से न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ठीक है, मान ली हमारी इमेजिनेशन भी यही कहते हैं, जैसे सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही एक न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हमारे पास आए थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला? अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं ना, समथिंग इज रिवॉल्विंग, कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में अगर चल रही है तो मतलब वो एक्सेलरेट हो रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। 9th क्लास तुम्हारे पास 11th में इंटरलिंक बहुत होगी। 9th में तुम्हारे पास सर्कुलर पाथ था, इवन 11th की फिजिक्स में भी आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, देन डेफिनेटली इफ दे आर इन अ सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ की बात करें तो वहां पर होती है एक्सेलरेशन, बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, अगर वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो धीरे 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 करके अपनी एनर्जी को डाउन करते जाने चाहिए। तो अगर मैक्सवेल ने बोला, अगर इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को क्या बोला कि भाई मान ली तेरी बात, तू कह रहा है कि जैसे सन के आसपास प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही रदरफोर्ड भैया जी आप क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एक्सेप्टेड। बट मैं मैक्सवेल तुम्हारे आगे एक चीज रख रहा हूं, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, देन electrons must be accelerated with constant velocity and there should be
a force known as centripetal force. तो अकॉर्डिंग टू दिस धीमे धीमे करके धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे तो ऑर्बिटल उसका धीरे धीरे करके छोटा होता जाना चाहिए। बैटरी डाउन करते जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो वो धीरे धीरे करके छोटे होते जाना चाहिए। जब उनका ऑर्बिट छोटा होता जाना चाहिए तो मतलब एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाने चाहिए। अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड फॉल द न्यूक्लियस। ये तुम्हारे पास मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट किया था। रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो उसने इस अपने मॉडल को किसके साथ कंपेयर किया, रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम के साथ। अब कौन आया, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल like electron is revolving then it loses energy continuously। तो वो डेफिनेटली अपनी एनर्जी को लूज करेगा ही करेगा। सो इट मस्ट अंडरगो एक्सेलरेशन ड्यू टू द चार्ज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ऐसा हो रहा है तो वो धीरे धीरे करके जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन शुड फॉल द न्यूक्लियस, बट ऐसा नहीं होता। मतलब रदरफोर्ड बाबूजी क्या कर पाए थे, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नो डाउट रदरफोर्ड ने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, बट वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कौन आया था, मैक्सवेल आया था। तो पहला तो लिमिटेशन ये रहा, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा ड्रॉबैक, तुम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ के आए हो, तुम लोग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ के आए हो। रदरफोर्ड वो भी नहीं बता पाया था। Rutherford was not able to explain the line spectrum of hydrogen. Fine। और लास्ट चीज, इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया था। जो तुम के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल पढ़ते हो वो भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। के एल एम एन शेल बोहर ने बताया था। बोहर ने बताया था अलग अलग शेल्स के बारे में। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का या गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट था, जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और उसने बोला था कोई तो एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी चीज है, चाहे वो छोटी सी है। फाइन। तो रदरफोर्ड की सबसे पहली लिमिटेशन तो ये रही, समझ आ गई। दूसरी लिमिटेशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो इससे पिछली वाली वीडियो है लेमन बाल्बर पास्चन वाली, वो दूसरी लिमिटेशन थी। तीसरी लिमिटेशन जो बोहर के एल एम शेल बता पाया था वो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। बोहर मॉडल के बारे में इससे पहले मैंने बोर्ड पर लिखा था तुम्हारे पास रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, उस चीज़ को कवर अप किया था तुम्हारे पास बोहर ने। नो डाउट 9th क्लास में तुम ये सारे मॉडल्स पढ़ के आए हो। बोहर मॉडल ने तुम्हारे पास के एल एम एन शेल बताया था, जिसके साथ तुम 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आए थे। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखते थे 281, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। पॉस्टुलेट मैंने यहाँ पर लिखे, अभी सिर्फ 2 पॉस्टुलेट ही लिखे हैं। हर एक शेल पे के शेल, एल शेल, एम शेल, हर एक शेल की एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉस्टुलेट तो ओके है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हेवी positively charged nucleus and an electron revolves around it in a circular orbit, that is okay। तुम्हारे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, हमें पता है कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एक इमेजिनरी
पाथ होता है, नो डाउट। कैसा सा? जैसा हमारे पास सोलर सिस्टम, बट हम उसको सोलर सिस्टम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला तो पॉस्टुलेट ओके क्लियर है मुझे। दूसरे पॉस्टुलेट पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इन शेल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये जो के शेल हैं, के एल एम, हर एक शेल की एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। और अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सोडियम की बात करें, के में 2 है, 8 है, 1 है, तो अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जिस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से रिवॉल्व करते हैं ना, उनको बोला जाता है, उनकी जो electrons revolve only in those orbits which have a fixed value of energy called, उनको उनकी स्टेशनरी स्टेट बोला जाता है। देखो ना, न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पर के शेल है, के शेल में हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तुमने हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो बड़े आराम से अपने रास्ते पर रिवॉल्व करते जा रहे हैं, वो जंप तो नहीं कर रहे ना, अभी के से उठ के अभी एल में नहीं जा रहे, ठीक है। हर एक शेल की एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, हर शेल की। फाइन, के शेल की एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, एल की अपनी है और एम की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। उसके बाद याद रखना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, हमने हाइड्रोजन पढ़ा था ना, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक n = 1 से n = 5 तक जंप करता है तो एनर्जी गैप आता है, ठीक है। तो अब अगर हाइड्रोजन की बात करें और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में पड़ा है तो वो पड़ा है, किसी को कुछ नहीं कह रहा, बड़े आराम से रिवॉल्व करता जा रहा है। उसको किया हमने एक्साइट, लाइन स्पेक्ट्रम में एक्साइटेड स्टेट पड़ी थी, उसको एक्साइट किया तो सपोज करो वो एम शेल में जाके जंप कर गया, ठीक है। के शेल से वो एम शेल में जाके जंप किया, तो यहाँ पर के शेल और एम शेल के बीच में एनर्जी गैप होगा। के शेल की एक अपनी एनर्जी होगी, एम की एक अपनी एनर्जी होगी। हर एक शेल अपनी फिक्स्ड एनर्जी लेकर आया है, ठीक है। अगर एक शेल से दूसरे शेल तक जंप करते हो तो तुम लोग एनर्जी गैप देखोगे, एनर्जी डिफरेंस देखोगे, ठीक है। अब जो एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स, मैंने क्या बोला है, हाइड्रोजन में हर एक n पर एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। हाइड्रोजन में बात करें, ये फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है 2 पाई m मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E n² h², h तुम्हारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसको जो फिक्स्ड होती है ना, 2 पाई m E और h की वैल्यू फिक्स्ड होती है, चेंज क्या करते हैं, n1 है, n2 है, n3 है। n रिप्रेजेंट करता है शेल का नंबर, के शेल में है तो n1 है, l में है तो n2 है, m में है तो n3 है। तो जो फिक्स्ड वैल्यूज थी उनकी यहाँ पर वैल्यू डाल के ना ये एक नया फॉर्मूला उन्होंने बना दिया, E = -21.8 × 10⁻⁻19 अपॉन में n²। ये जूल पर एटम में है, ठीक है। ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू बेटे तुम्हें लर्न करनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर होता है, तुम्हें एक और वैल्यू लर्न करनी है। प्लैंक्स कांस्टेंट की लर्न करनी थी, रेडबर्ग्स की लर्न करनी थी, एवोगैड्रो की लर्न करनी थी, अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लर्न करनी है। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है ना एनर्जी को लेके, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम्हारे को जूल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, लर्निंग है। और ये आ रही तुम्हारे पास किलो जूल्स पर मोल की, -1312 Z² अपॉन में n²। Z क्या है, Z इज द एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन के केस में Z1 आएगा, अगर हीलियम होगा तो Z2 चला जाएगा, लिथियम होगा तो Z3 चला जाएगा। इससे आगे नहीं जाना हमने। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक कैन बी कंसिडर्ड एज हीलियम और लिथियम। ठीक है, जब तुमने याद करना है ना, एक चीज याद कर लेना कि किलो जूल्स पर मोल के विद रिस्पेक्ट बात कर रहे हो, या जूल्स पर एटम के विद रिस्पेक्ट हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के विद रिस्पेक्ट हो रहा है। एक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोशिश करो ये 13-12 या 13.6 अपॉन में n², ये नहीं यूज़ हो रही कहीं पर भी। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे पास फॉर्मूला ज़रूर दिया गया है। पता होना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पता होना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट लर्न करने के लिए ये और ये काफ़ी है। ये ईवी पर एटम वाली और ये किलो जूल्स पर मोल वाली। ठीक है, ये दोनों लर्न कर लेना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत क्रिएट करना। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न। ठीक है, हर एक टॉपिक के साथ में 11th क्लास को मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ। फाइन, इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हारे को पता हो कि तुम 11वीं में आ गए हो, तुम्हें करना क्या है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये शेल्स की एनर्जी है। के शेल की एनर्जी कम होती है, एल की उससे ज़्यादा होती है, एम की उससे ज़्यादा होगी और एन की उससे ज़्यादा होगी एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अगर n = 1 है, अगर n = 1 है, मतलब मैंने तुम्हारे को क्या बोला, हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट्स की, हर एक स्टेशनरी शेल की, हर एक शेल की एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। वो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके रख दी है, मैंने n = 3 तक की। तुम्हें नहीं लर्न नहीं करनी। ठीक है, अगर कर लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, बट यस, लर्न नहीं करनी। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड इवन दिस फॉर्मूला एंड यू कैन डू द कैलकुलेशन। तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसे ही तुम n = 4 पर भी फाइंड आउट कर सकते हो, n = 5 पर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है, ये जो एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉस्टुलेट इज क्लियर। सेकंड पॉस्टुलेट में मैंने तुम्हारे को बताया, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड पर ये लिखा है कि हर एक शेल की एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, इसके बाद जो अगले मैं पॉस्टुलेट लिखूंगी उसको मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चे। हाईलाइटेड मैंने तुम्हारे को बता दिया है, लर्न करने वाली क्या चीज़ें हैं वो मैंने तुम्हारे को बता दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, दिए मैंने। इससे पहले वाले पॉस्टुलेट को अगर हम रिकॉल कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 281 के विद रिस्पेक्ट बात की थी कि हर एक शेल की, हर एक ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। अब ऐसे ही बेटे न्यूक्लियस से के शेल, एल शेल, एम शेल, हर एक का रेडियस भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, हर एक का रेडियस भी फिक्स्ड होता है। आर एन मतलब के शेल के बारे में हो रही है तो एन की जगह 1 पुट कर दोगे, एल शेल के बारे में हो रही है तो एन की जगह 2 पुट कर दोगे। A0 की वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्जन्स या पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्जन्स या नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्जन्स तुम्हारे को आनी चाहिए। देखो बेटे, ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, इनकी कहीं पर कोई प्रूविंग नहीं है, ना तुमसे कोई पूछने वाला कि बेटा ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे। सिंपल सी दिक्कत तो क्या है, अगर मैं तुमसे ये बात बोलूँ भी यस न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल पे काम करने के लिए वी हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। फाइन, चलिए पहले तो पॉस्टुलेट्स ही समझते हैं, फिर फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनाऊंगी क्लास फाइंड अप करते हुए, वो तुम्हारे पास अगली क्लास में हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात, हर एक शेल की एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। मैंने तुम्हारे को 2 फॉर्मूलाज बोले, -13.6 वाला करोगे या -13-12 वाला करोगे। फॉर्मूला दोनों में से कोई एक करना, उसके अलावा और कुछ मत करना। येस, रिमेंबर वन थिंग, किलो जूल्स के बारे में बात हो रही है या ईवी के बारे में बात हो रही है। 1 EV कितने जूल्स के बराबर है, यू हैव टू लर्न।
दूसरा पॉइंट आया तुम्हारे पास कि हर एक ऑर्बिट की, हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट की, के शेल, एल शेल, एम शेल, हर एक शेल की एक अपनी रेडियस है विद रिस्पेक्ट टू योर न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन का है। अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, अगर हीलियम के बारे में क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास भी, हीलियम का रेडियस बताओ कितना है न्यूक्लियस से, लिथियम का रेडियस बताओ कितना है न्यूक्लियस से, तो तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के ऊपर ही क्वेश्चन अप्लाई होते हैं, उसके अलावा नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, अब हमें पता है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, then definitely that electron will be having one velocity, and the formula for each electron having velocity that will be equal to Vn is equal to V naught into Z upon में n। ठीक है, Z एटॉमिक नंबर है, N1 है, N2 है, N3 है, वो देख लेंगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो तुम्हारे पास हर एक शेल पे तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हर एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की भी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, उसको बोला जाता है क्वांटाइज्ड। ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी है, दैट इज नोन एज क्वांटाइज्ड। एंड लास्ट वन अगेन इंपॉर्टेंट है, revolving around the nucleus, something is moving, something is in motion, then it will be having velocity. If it will be having velocity तो उसके पास क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। इंपॉर्टेंट है ये। mvr मास, वेलोसिटी, रेडियस, n1, n2, n3, h प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पाई। ठीक है, ये और जो आखिरी पॉस्टुलेट है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया है। वो क्या था, अगर के शेल से एल में जंप कर रहे हो या के से एम में जंप कर रहे हो और वापस एम से के में आ रहा है, बाल्मर, पास्चन, पिफंड, तो डेफिनेटली के शेल की एक n इज इक्वल टू 1 की एक फिक्स्ड एनर्जी थी, n इज इक्वल टू 3 की एक फिक्स्ड एनर्जी थी, तो उनमें आएगा एनर्जी गैप। उस एनर्जी गैप को बोला गया डेल ई, चेंज इन एनर्जी। m से k में जंप कर रहे हो तो भी एनर्जी में चेंज आ रहा है, k से m में जंप कर रहे हो तो भी एनर्जी में चेंज आ रहा है, E2 माइनस E1। ठीक है, जिधर जंप कर रहे हैं वो पहले उसकी एनर्जी लिखी जाएगी, जिधर से जंप किया है उसकी एनर्जी बाद में लिखी जाएगी। ये एनर्जी कौन सी, जो पीछे मैंने लिखी थी तुम्हारे पास। ठीक है, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं फाइनल आज के टॉपिक को लेके, बोहर मॉडल को लेके जो भी फॉर्मूलाज निकल के आ रहे हैं वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख के दूंगी। ठीक है, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लो बच्चे। सारे के सारे ना मैंने इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ही यहाँ पर बना दिया है, ये तुम्हारे नोट्स ही हैं। ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन ज़रूर कर लेना, नोट्स है, कोई और कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ का एक कंक्लूजन ही है ये। ठीक है, आज की डेट के सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, En एनर्जी का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन लाइक का, रेडियस हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन लाइक का, ए नॉट की एक फिक्स्ड वैल्यू तुम्हारे को लर्न करनी है, वेलोसिटी में वी नॉट की फिक्स्ड वैल्यू तुम्हारे को लर्न करनी है, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इसका स्क्रीनशॉट, सारे के सारे आज के फॉर्मूलाज का कंक्लूजन है ये। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर ही वाइंड अप होगी। फाइन, अगली क्लास में करेंगे हम इसके, ये जो पीछे फॉर्मूलाज लिखे हैं इनके विद रिस्पेक्ट न्यूमेरिकल, और साथ में करेंगे डी ब्रॉगलीज लॉ। ठीक है, अब तुम्हारे को अगली क्लास में आने से पहले सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न करके आना, ताकि जब तुम नेक्स्ट वाली वीडियो देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। और मैंने कोशिश की है कि तुम्हारे को जो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है वो सारी चीज़ें तुम्हारे को बताने की। फाइन बच्चों, होपफुली तुम्हारे को मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी। पॉजिटिवली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बच्चों।